सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास में सामाजिक विज्ञान में जो आपकी बुक है राजनीति विज्ञान, उसके अंदर अध्ययन करेंगे। इसके पहले अपन ने इस राजनीति विज्ञान में 3 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। अपन पहला लेसन था लोकतंत्र क्या और क्यों। लोकतंत्र क्या और क्यों, लोकतंत्र के बारे में मैंने बताया था जब ये इस लेसन का अध्ययन किया था, जब अपन ने कि लोकतंत्र होता क्या है और क्या करता है क्या नहीं करता है, इसमें लोग कैसे क्या करते हैं, सारी चीजें लोकतंत्र का जो पाठ जो अध्ययन किया था उसकी सारी चीजें बताई थी। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, इसमें दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस प्लस क्रेसिया। इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है। डेमोस का अर्थ है लोक और क्रेसिया का अर्थ है शासन, यानी कि मिलकर बन गया लोगों का शासन। लोकतंत्र का मतलब ये, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, डेमोक्रेसिया। डेमोस प्लस क्रेसिया यानी कि लोग और शासन यानी कि लोगों का शासन। लोकतंत्र का मतलब ये है, लोगों का शासन। इस वाले पार्ट में हमने लोकतंत्र की परिभाषाएं जो इब्राहिम लिंकन ने दी कि लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चलने वाली एक शासन व्यवस्था है। उसके बाद लोकतंत्र की अपन ने विशेषता पढ़ी। उसके बाद लोकतंत्र के खिलाफ तर्क और लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, ये सारी चीजें अपन ने इस पार्ट में पढ़ी। उसके बाद देखिए आप, इसमें गलतियों की सुधार, ये सारी चीजें अपन ने इस लोकतंत्र वाले पार्ट में पढ़ी। उसके बाद जो अपन ने पार्ट पढ़ा संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण, संविधान क्यों आवश्यकता है हमारे देश में, लोकतंत्र जब चलता है देश में तो संविधान की आवश्यकता क्यों है, उसके बारे में भी अध्ययन किया था आपने। आगे देखिए अब आप, सबसे पहले जो संविधान निर्माण हुआ दक्षिणी अफ्रीका में। दक्षिणी अफ्रीका में संविधान निर्माण, वहां की जो रंगभेद नीति, दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध और स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष चला, तो सबसे पहले जो संविधान निर्माण दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ सबसे अच्छा संविधान माना जाता है दक्षिण अफ्रीका का। वहाँ के जो नेता थे नेशनल मंडेला, उन्होंने स्वतंत्रता के लिए काफी कुछ संघर्ष किया। उसके बाद हमें संविधान की जरूरत क्यों, वो भी इस पार्ट में मैंने अध्ययन किया। उसके बाद संविधान निर्माण का रास्ता, भारतीय संविधान सभाएं कितनी हुई कितनी नहीं हुई, कब लागू हुआ कब लागू नहीं हुआ, ये सारी चीजें अपन ने लेसन नंबर 2 में अध्ययन की। उसके बाद हमने चुनावी राजनीति, चुनाव कैसे कराते हैं चुनाव आयोग, क्या क्या मतदाता के कर्तव्य हैं, जो चुनाव लड़ता है उसके क्या क्या कर्तव्य हैं, हमने लेसन नंबर 3 में अध्ययन किया। चुनाव कैसे करवाते हैं, भारतीय चुनाव प्रणाली क्या है, वो भी हम लेसन नंबर 3 में अध्ययन किया। उम्मीदवारों का नामांकन कैसे होता है, चुनाव अभियान कैसे चलता है, चुनाव आचार संहिता क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में अपन ने लेसन नंबर 3 में अध्ययन किया। उसके बाद जिस पार्ट का आज आप अध्ययन करेंगे वो है संस्थाओं का कामकाज। ये सारी चीजें हो जाती है, लोकतंत्र क्या और क्यों, संविधान का निर्माण हो गया, चुनावी राजनीति होगी। फिर इसमें जब संस्थाएं काम करती है, किसी भी देश को चलाने या किसी भी राज्य को चलाने के लिए संस्थाएं होना जरूरी है। तो संस्थाओं का कामकाज कैसा होता है, आज इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। आगे देखिए बाप, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है। सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में सरकार के कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई है। इस तरह की व्यवस्थाओं को संस्थाएं कहते हैं। जो किसी भी लोकतांत्रिक देश को चलाने के लिए सभी प्रकार की विभिन्न व्यवस्थाएं की गई है। इन व्यवस्थाओं को चलाने के लिए जो चलाते हैं इनको, उन्हीं को अपन संस्थाएं कहते हैं। किसी भी देश के संविधान में प्रत्येक संस्था के अधिकार और कार्य और बुनियादी नियमों का वर्णन रहता है। ये संस्थाएं, वो संस्थाएं कौन कौन सी होती है, अब आगे देखिए आप, वो संस्थाएं कौन कौन सी है।
तीन प्रकार की संस्थाएं हैं। तीन संस्थाएं हैं। पहली है व्यवस्थापिका, दूसरी है कार्यपालिका, और जो तीसरी है न्यायपालिका। न्यायपालिका, ये तीन जो संस्थाएं हैं ये काम करती है हमारे देश में। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों संस्थाएं हमारे देश में काम करती है। संस्थाओं के साथ साथ कायदे कानून भी जुड़े रहते हैं, इससे नेताओं के हाथ बंधे रहते हैं। इन संस्थाओं के अंदर अगर नेताएं काम करते हैं तो उनके हाथ बंधे रहते हैं। लोकतांत्रिक सरकारों को संस्थाओं की आवश्यकता होती है ताकि निर्णय सही तरीके से लिए जा सके। कोई भी लोकतंत्र सभी ठीक से काम करता है जब ये संस्थाएं अपने काम को अच्छी तरह करती है। अब आप देखिए, सबसे पहले जिस संस्था का अपन अध्ययन करेंगे वो है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका में सबसे पहले जो आता है वो आता है सदन। सदन कहो या व्यवस्थापिका कहो, एक ही चीज है, सदन। क्या आता है? सदन। अब सदन क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। हर लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करती है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की जो राष्ट्रीय सभा होती है उसे सदन कहा जाता है। राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। राज्य स्तर पर जो होती है इसे विधानसभा कहते हैं। अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। सभी लोकतांत्रिक देशों में इन सदनों के अलग अलग नाम हो सकते हैं, पर हर लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि की सभा होती है। जहां भी जिस भी देश में लोकतंत्र है उसमें हर प्रतिनिधियों की सभा होती जरूर है। अब देखिए आप, संसद के अधिकार। दूसरा टॉपिक क्या है अपना? संसद। के अधिकार। देखिए बाप, संसद जनता की ओर से कई तरह के राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करती है। संसद जनता की ओर से, क्योंकि जनता की ओर से इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर जो निर्वाचित जो सदस्य जाते हैं वो जनता की ओर से जाते हैं, अपने द्वारा चुने गए सदस्य वहां जाते हैं, इसलिए जनता की ओर से इसलिए कहा गया है कि जो राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं। अब ये क्या क्या करती हैं देखो आगे, कौन कौन से कार्य होते हैं वहां पर। देखिए बाप, पहला होता है कानून का निर्माण। क्या होता है? कानून का निर्माण। दूसरा क्या है? दूसरा देखिए अब आप, सरकार पर नियंत्रण। सरकार पर नियंत्रण। उसके बाद वित्त पर नियंत्रण। वित्त मंत्रालय जो होता है उस पे वित्त पर नियंत्रण। उसके बाद विचार विमर्श का सर्वोच्च मंच, जो विचार विमर्श किया जाता है, विचार कैसे कानून बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे, विचार विमर्श। विचार विमर्श के लिए जो परामर्श जो नियंत्रण होता है वो भी इसी के अंदर होता है। तो पहला है कानून का निर्माण, संसद के जो अधिकार हैं जो कार्य हैं, सरकार पर नियंत्रण, वित्त पर नियंत्रण और विचार विमर्श के लिए जो भी काम करने रहते हैं वो सारी चीजें
अब देखिए आप, संसद के 2 सदन होते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं। अधिकांश बड़े देशों में संसद के 2 सदन होते हैं। पहले सदन जिसे हम निम्न सदन कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसे? निम्न सदन। यह सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। ये सदस्य सीधे, जैसे जिसकी बात अपन कर रहे हैं लोकसभा, उसे निम्न सदन भी कहा जाता है, जो सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। दूसरे सदन उच्च सदन के सदस्य परोक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसके काम विभिन्न राज्य, क्षेत्र और संघीय इकाइयों के हितों पर निगरानी करना होता है। भारत के संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं वो देखें अब आप। सदन 2 होते हैं। पहला है लोकसभा। लोकसभा जिसे हम क्या कहते हैं? निम्न सदन भी कहते हैं। दूसरा है राज्यसभा। जिसे हम उच्च सदन कहते हैं। उच्च सदन ये 2 है भारत में। लोकसभा जिसे हम निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा जिसे हम उच्च सदन कहते हैं। अधिकांश बड़े देशों में 2 सदन होते हैं। लोकसभा जिसे हम निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा जिसे हम उच्च सदन कहते हैं। भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो संसद का हिस्सा होता है, इसलिए संसद के निर्णय राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही लागू होते हैं। अब देखिए आप, लोकसभा बनाम राज्यसभा। हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अधिकार मसलों पर सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास ही होता है। लोकसभा में जो बिल पारित हो जाता है वो फिर उसके बाद राज्यसभा में जाता है, पर जो ज्यादा दोनों में से जिसके पास अधिकार होता है वो लोकसभा के पास ही होता है। सामान्य यथा देखिए आप, सामान्य कानून के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने पर अंतिम निर्णय दोनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। अगर दोनों में निर्णय नहीं होता पाता है किसी कानून का, तो फिर दोनों में संयुक्त अधिवेशन में वो जो बैठक बुलाई जाती है उसमें होता है। और लोकसभा के अधिक सदस्य की संख्या होने के कारण इस बैठक में लोकसभा का पलड़ा भारी रहता है, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है। इसलिए इस अधिवेशन में या इस सभा में लोकसभा का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। उसके बाद धन विधेयक पहले लोकसभा में ही पेश होता है। जो धन विधेयक होता है वो पहले लोकसभा में ही पेश होता है और राज्यसभा में उसे पारित केवल 14 दिनों की देरी कर सकती है। लोकसभा ही मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है। जो लोकसभा होती है अपना, जो निम्न सदन जिसे हम कहते हैं, वो मंत्री परिषद को नियंत्रित लोकसभा में ही किया जाता है। अब आगे देखिए आप, आगे जिसके बारे में बात करेंगे हम, जो अपनी अगली व्यवस्था है कार्यपालिका। क्या है वो? कार्यपालिका है। ये तो थी व्यवस्थापिका, कैसे व्यवस्था होती है भारत में लोकतंत्र में। और उसके बाद आती है दूसरा जो अपना टॉपिक है कार्यपालिका। क्या है? कार्यपालिका। इसमें क्या क्या होता है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। देखो बच्चों, आगे देखे आप, अपन ने बड़ा राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है इसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। राजनीतिक संस्थाओं में जो 3 संस्थाएं अपनी, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका में अपन ने पढ़ लिया है संसद, सदन, जो हमारे निम्न सदन और उच्च सदन है उनके बारे में अपन ने पढ़ लिया है। लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन, इनमें कितने कितने अधिकार, कितने कितने सदस्य होते हैं उसके बारे में भी अपन ने पढ़ा। उसके बाद
कार्यपालिका, कार्यपालिका जो है किसी भी व्यवस्था को जमाने के लिए अपने को कार्यपालिका की आवश्यकता पड़ती है। सरकार के विभिन्न स्तरों पर अधिकारी रोजमर्रा के फैसले लेते हैं। सरकार के विभिन्न स्तरों पर जो अधिकारी होते हैं वो रोज फैसले लेते हैं। इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका का रूप माना जाता है। इन जो अधिकारी होते हैं इन सभी को सामूहिक रूप से कार्यपालिका के रूप में माना जाता है। कार्यपालिका सरकार की नीतियों को कार्य रूप देती है। जो कार्यपालिका होती है वो सरकार की जो नीतियां होती है, जो योजनाएं होती है, उन सब को कार्य रूप देती है। राजनीति और स्थायी कार्यपालिका, दो प्रकार से कार्यपालिका होती है। एक तो राजनीतिक कार्यपालिका और एक होती है स्थायी कार्यपालिका। जो राजनीतिक जो कार्यपालिका होती है उसमें तो जनता द्वारा खास अवधि के लिए, जैसे अपन जनता के द्वारा 5 साल के लिए जिन नेताओं को निर्वाचित करते हैं, अर्थात मंत्रिमंडल और राजनीतिक कार्यपालिका करते हैं। जनता द्वारा, एक बार और सुन लीजिए आप, जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है वो जनता द्वारा खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों अर्थात मंत्रिमंडल राजनीतिक कार्यपालिका कह सकते हैं। जो जनता द्वारा चुने जाते हैं वो एक निश्चित अवधि के लिए होते हैं। उसके बाद जो स्थायी जो कार्यपालिका है, स्थायी जो कार्यपालिका है वे अधिकारीगण जो लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। वे अधिकारीगण जो लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं और मंत्रियों के फैसले लेने में सहयोग करते हैं, वो स्थायी कार्यपालिका होती है। आगे बच्चों दोनों को दो समझ में, एक तो होती है राजनीतिक कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका। एक होती है स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका में तो एक निश्चित अवधि के लिए जो अपन चुन के जो भेजते हैं वो होते हैं, वो सदस्य आते हैं, जो मंत्रिमंडल, जो मंत्री वगैरह होते हैं, जो अपने द्वारा चुने जाते हैं। स्थायी कार्यपालिका में वो सारे अधिकारीगण आते हैं जो मंत्रियों को कार्य में सहयोग करते हैं, ठीक है, जो एक लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। तो कार्यपालिका के दो भाग, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका स्थायी कार्यपालिका से ज्यादा प्रभावशाली होती है। राजनीतिक कार्यपालिका स्थायी कार्यपालिका से ज्यादा प्रभावशाली, आपने भी देखा होगा। नेताओं के अंडर में, नेताओं के कहने के अनुसार सारे काम जो अधिकारी गण होते हैं वो सारे काम नियुक्त करते हैं। इसलिए कहा गया है कि राजनीतिक कार्यपालिका जो है इसके अंदर जो भी सदस्य आते हैं वो इसके ऊपर भारी होते हैं, क्योंकि राजनेताओं की सारी बातें अधिकारियों को माननी पड़ती है। उसके बाद देखिए आप, क्योंकि वे जनता द्वारा चुने गए होते हैं। एक कारण और बताया उन्होंने कि ये राजनीतिक कार्यपालिका स्थायी कार्यपालिका के ऊपर भारी क्यों होती है, क्योंकि ये जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। वो जनता के जो लायक होते हैं उनको वो चुने गए सदस्य यहाँ पर होते हैं, इसके प्रति उत्तरदायी होते हैं और उनका दृष्टिकोण भी व्यापक होता है। उसके बाद इस कार्यपालिका में जो मेन आता है वो है प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री, वो भी इसी के अंदर आता है। अब आगे देखिए आप, अपन ने जिस इस पार्ट में आज जो अध्ययन किया है कि राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता, उसमें अपन ने संसद के बारे में पढ़ा, निम्न सदन उनके बारे में पढ़ा, कार्यपालिका के बारे में पढ़ा, स्थायी कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। उसके बाद अपन अगली वीडियो में प्रधानमंत्री उसके बारे में पढ़ेंगे। जहाँ तक मैंने पढ़ाया ये पाठ आज, वहाँ तक आप इसका घर पर अध्ययन करें। धन्यवाद।